अच्छा चलो थोड़ा सा मैं इंग्लिश के बारे में कह रहे हैं, कंपोजिशन पेपर के बारे में। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है इस पे 3-4 क्वेश्चंस होते हैं कि एक होती है आपकी प्रेसी, दूसरा होता है आपका कंप्रीहेंशन, और आगे जो है ना ये कुछ 40 नंबर्स का या 50 नंबर का ग्रामर होती है। अच्छा ये होता है 20 मार्क्स का, ये हो गया 20 का, ये हो गया आपको 40 या 50 नंबर का, ये हो गया। आपने करना ये है कि जो प्रेसी है 20 नंबर की, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ लोग ये भी कहते हैं इसके बारे में, और मेरा अपना भी ये ख्याल है, अगर आप ग्रामर वाले पोर्शन से आप अगर 50 नंबर भी ले जाएं, 50 में से 40 भी ले जाएं, अगर आपकी प्रेसी जो है ना वो बिल्कुल ख़राब है, तो देयर आर चांसेस कि आपको एग्जामिनर फेल कर दे। लिहाजा आप प्रेसी के ऊपर आपने अच्छी तरह फोकस करना है। और प्रेसी का मैंने आपको बता दिया, आप उसको ग्राउंड ज़ीरो से शुरू करें, आप मैट्रिक से शुरू करें, ऊपर ले जाएं, और फिर इंटर की करें, फिर बीए की करें, इंशाल्लाह आपके पास हो सकती है थोड़ा मेहनत से। फिर कंप्रीहेंशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेसी है आपकी 20 मार्क्स की। और फिर ये है कि जो ग्रामर वाला पोर्शन है इसमें आपको पता है करेक्शन भी होती है, इसमें पेयर ऑफ वर्ड्स भी होते हैं, इडियम्स भी होते हैं, इसमें वो सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। वो अगर आपकी अच्छी हो जाएगी तो आपके मार्क्स ऐड हो जाएंगे। लेकिन पहला स्टेप कंपोजिशन के अंदर क्या है, आपने प्रेसी को पास करना है। अगर आपके प्रेसी के 20 में से 2 नंबर या 3 नंबर आ रहे हैं तो देयर आर चांसेस के बाकी नंबर अच्छे भी हैं तो आपको फेल कर दे वो। ये एक थ्योरी ये भी चल रही है। तो लिहाजा प्रेसी को आपने, और आपने इस सिलेबस से यार बाहर नहीं निकलना। आपने ग्रामर वाले पोर्शन में कोई ऐसा काम नहीं करना, कोई ऐसी चीज़ नहीं पढ़ने की ज़रूरत जो पेपर में ना आ रही हो। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि अपने सिलेबस को फोकस करें। कुछ लोग होते हैं ना वो सिलेबस से बाहर निकल जाते हैं। सिलेबस और क्वेश्चन पेपर्स नोट कर लें, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपने देखना है कि इस ग्रामर वाले पोर्शन में कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो क्वेश्चन आ रहे हैं फिर आप एक किताब से ना करें, आप 2 किताबों से करें, 3 से करें, 4 बुक से करें, इंटरनेट से आप अपना क्वेश्चन डाउनलोड करें। आप इसको जितना, यानी इंग्लिश कंपोजिशन के पेपर को जितना आप रिस्क फ्री कर सकते हैं आप करें। आप जितनी मेहनत करते जाएंगे उतना रिस्क फ्री होता जाएगा, रिस्क कम होता जाएगा। इसी तरह ये होगा, आपका कंपोजिशन का पेपर हो गया। फिर देन है आपका एस्से का, और एस्से में इस पे भी आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आप रिस्क फ्री कर लेंगे इसको। इसमें वही 2 चीज़ें हैं, एक इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए आपकी, और दूसरे नंबर पे क्या है, कंटेंट। यानी ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कंटेंट आपके पास अच्छा है बट आप करेक्ट इंग्लिश लिख नहीं सकते तो वो भी आप फेल हो सकते हैं। और इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है, वर्ड्स बड़े अच्छे हैं, सेंटेंस बड़े अच्छे हैं, कंटेंट आपके पास नहीं है। तो ये बोथ दीज आर इम्पॉर्टेंट, कंटेंट भी हो और अच्छी इंग्लिश भी आप लिख सकें। और इस पे भी जितनी मेहनत कर सकते हैं आप करें। आप कोशिश करें कि 10, 15, 20 एसेस तैयार कर लें। तैयार का मतलब ये नहीं कि आप रट्टा लगा लें, आप उस पर मेहनत करें, स्टडी करें, फोकस करें उस पर, आप नोट्स बनाएं उनके। आप यानी जितना रिस्क फ्री मैं कह रहा हूँ हो सकते हैं आप इसको करें। तो ये ऐसे हो गया, ये आपका कंपोजिशन का पेपर हो गया। 2 चीज़ें लिख देता हूँ ऐसे के बारे में कि आप शॉर्ट सेंटेंसेस, शॉर्ट एंड सिंपल, ठीक है ना जी, सेंटेंसेस। नंबर 2 करेक्ट इंग्लिश। नंबर 3 पे ये है उसका कंटेंट। यानी कंटेंट अगर नहीं होगा तो ऐसे तो नहीं होगा ना फिर वो। यानी मैं कहता हूं कि जो हायर एजुकेशन है उसके बेनिफिट्स क्या हैं। आपने इंग्लिश सारी ठीक लिखी हुई है लेकिन बेनिफिट को एक भी नहीं लिखा उसका आपने, तो फिर तो बात नहीं बनेगी ना। तो ये 3 चीज़ें उसके अंदर शामिल होंगी, आपके शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस हो। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैं जब एसए का पेपर दे के आया, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, तो मेरे साथ एक लड़का बैठा हुआ था, मेरे साथ का रोल नंबर वाला। जब हम पेपर दे के बाहर निकले उसके बाद कंपोजिशन का पेपर था, 2 घंटे का बीच में गैप होता है, आपको पता ही है। तो मुझे वो भाई कहने लगे कि जी मेरे जानने वाले थे, यूनिटी से हम इकट्ठे पढ़े थे, हमने इकट्ठे तैयारी की और हमने इकट्ठे सारा कुछ किया। तो मैंने कहा कैसे पेपर हुआ? कहते जी मैं कुछ लफ्ज़ ऐसे डाल के आया हूँ पेपर के अंदर, ऐसे के अंदर, कि जो एग्जामिनर को चेक करने के लिए कम से कम 3 से 4 दफ़ा डिक्शनरी खोलनी पड़ेगी। तो आप यकीन करें मैं एक दफ़ा बड़ा परेशान हो गया, मैंने कहा लगता है मेरा पेपर तो फेल हो गया है। तो मेरा पेपर तो बिल्कुल फेल हो गया है, लेकिन एंड पे आया क्या, रिजल्ट क्या आया, वो भाई फेल हो गए थे। तो कहने का मकसद ये है कि बड़े बड़े वर्ड्स डालना कोई
यानी कोई नेगेटिव पहलू नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आप सिंपल और शार्ट सेंटेंसेस लिखें, करेक्ट इंग्लिश लिखें, उसमें यानी पंक्चुएशन की गलती ना हो, उसमें टेंस की गलती ना हो उसके अंदर, और जी क्या बता रही थी आप? ग्रामेटिकल ओवरऑल आप ठीक कह रहे हैं, एक सिंगल वर्ड यूज़ कर लेंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो उसके अंदर, ठीक है ना जी। और दूसरी एक अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि बड़े एम्बिगुअस किस्म के सेंटेंस लिखते हैं लोग, जो नए नए स्टूडेंट्स तैयारी शुरू करते हैं, यानी ऐसा सेंटेंस होता है जिसका कोई मकसद जिसका कोई मीनिंग नज़र नहीं आ रहा होता। ये बड़ी टेंडेंसी है स्टूडेंट्स के अंदर, यानी एम्बिगुअस सेंटेंस, मुबहम सेंटेंस ना लिखें, डबल मीनिंग में नहीं उसका, यानी कुछ समझ नहीं आ रही होती, बेसिकली वो उसको बड़ा अच्छा फिक्रा बनाने के चक्कर में ना ऐसा एम्बिगुअस से कर देते हैं उसको, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता उस सेंटेंस का, कोई मकसद नहीं होता, कंटेंट से हट जाते हैं, या ऐसा सेंटेंस लिखा होता है जिसका कोई मतलब कोई नहीं होता। तो एम्बिगुअस सेंटेंस ना लिखें, ये 3 चीज़ों के ऊपर अमल करें तो इंशाल्लाह। चूँकि ये हमारी, अगर फिर कभी मौका मिला तो मैं डिटेल्ड ऐसे और उसके ऊपर कंपोजिशन के ऊपर भी आपको लेक्चर दे दूंगा, क्योंकि अभी एक जनरल सेशन है तो इसलिए हम इसके अंदर ऐसे के अंदर ज़्यादा हम बात नहीं करते। अब बात आ गई कि अपना करेक्ट इंग्लिश की, ग्रामेटिकली, जिस तरह मैडम आप बात कर रही थी, तो उसके अंदर अगर आपके 15-16 सफ़े के ऊपर 5 से 6 मिस्टेक्स आ गई हैं, मेरा ख्याल ये काबिल बर्दाश्त है। देखिए ना, कोई आइडियल इंग्लिश वहाँ पे लिखना हमारे लिए, आप सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। जहाँ पे विल लगाना होगा आप वुड लगा के आ जाएंगे, जहाँ पे हैव लगाना था आपने हैड लगा दिया, जहाँ पे कोई शेल लगाना था आपने शुड लगा दिया उसके ऊपर, छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, या कोई और भी पंक्चुएशन की गलती आ गई उसमें, ग्रामेटिकल, ओवरऑल ग्रामेटिकल मिस्टेक्स 5, 6, 7 मिस्टेक्स आप काबिल कबूल हैं। यानी अगर आपका कंटेंट बड़ा अच्छा है, आपका कंटेंट 90% ठीक है ना जी, और इसमें भी 5-6 गलतियां हैं आपकी, ठीक है ना, सेंटेंसेस आपके शार्ट और सिंपल्स हैं, तो मेरा ख्याल है आप 100 में से कम 45 नंबर तो आप ले ही लेंगे, ठीक है। 70 नहीं मिलेंगे आपको। अगर ये सारी चीज़ें ठीक हूँ फिर तो आपको 70 मिलने चाहिए ना जी। तो चलो 70 आप डिमांड ना करें, इतनी ख्वाहिश ना करें, आपने पास होना है ऐसे में, ठीक है ना। तो इतना कर लें, कंटेंट अपना बेहतर कर लें। कंटेंट्स कहाँ से आएगा, आपको उसके लिए स्टडी करनी पड़ेगी, आपको इंटरनेट यूज़ करना पड़ेगा, आपको बुक्स यूज़ करनी पड़ेंगी, और उसके अलावा आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे आपको। तो खैर ये ऐसे के ऊपर मैं आपको पूरा खैर 6 घंटे भी लेक्चर दे सकता हूँ इंशाल्लाह, उसके बाद आपका ऐसे फेल नहीं होगा, लेकिन आज हमारा टॉपिक नहीं है ये। तो इन शॉर्ट ये कि ये तीनों चीज़ें आपकी बेहतर होनी चाहिए। सर चॉइस होते हैं लिखने में? आपके 15 ऐसे होते हैं, आप यही तो मैं कह रहा हूँ। असल में इशू ये है कि आप लोग जो आए बैठे हैं ना, बहुत से ऐसे लोगों को जिनको आइडिया भी नहीं होगा। आप पहला काम ये करें जिन्होंने अभी तक, चूँकि अच्छा मुझे कन्फ्यूजन ये थी मैं कहाँ से शुरू करूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो तैयारी शुरू कर चुके हैं, जिनको कुछ ऐसे हैं जिनको आइडिया भी नहीं है अभी तक कैसे पढ़ना पड़ता है, कुछ ने कुछ 6 महीने पढ़ चुके होंगे। तो इसलिए मेरे लिए मुश्किल ये थी कि मैं कहाँ से इसको शुरू करूँ और क्या बेंच मार्क रखूँ शुरू करने का लेक्चर का ना। तो इसके लिए ये है कि आप जो क्वेश्चन पेपर्स बाज़ार में मिलते हैं, 2 बुक्स मिलती हैं, ठीक है ना जी, वो आप ले लें। आप पहले सारे क्वेश्चन पेपर उसके पढ़ लें और उसका सिलेबस पढ़ लें, तो आप देखें कि आप कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपको अपील करते हैं, जो आप कर सकते हैं। ये पहला प्रोसेस है। आप ऐसे लोगों से सवाल करते रहेंगे जब तक खुद आप क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ेंगे, उसका सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो पहला काम ये करें, फिर उसके बाद किसी से सवाल करें जाके, आपको समझने में आसानी होगी, अगले बंदे को समझाने में आसानी होगी, ठीक है ना जी। तो ये हमारा सब्जेक्ट्स एंड देन बुक्स एंड नोट्स। कोई और शार्ट्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। टॉपिक सेंटेंस आपको पता है क्या होता है? किसी को पता है? टॉपिक सेंटेंस ये होता है कि आखिरी 2 मिनट है, हम इसको ख़त्म कर रहे हैं वाइंड अप। टॉपिक सेंटेंस ये होता है कि आपके जो एसे होता है वो डिफरेंट पैराग्राफ्स के अंदर होता है। आपको पता है इस चीज़ का ना? आप डिफरेंट, ये पहला पैराग्राफ है, ये सेकंड पैराग्राफ है, ये थर्ड पैराग्राफ है। जो हर पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस होता है उसको कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। हर पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस होता है उसको कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। ये थोड़ा पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना। तो टॉपिक सेंटेंस तो हर पैरे का जो पहला सेंटेंस है बेटे, वो टॉपिक सेंटेंस होता है। आपने पूछा है सवाल, और ये क्या करता है कि ये आपको पूरे पैरे के बारे में बता देता है कि अगले पैरे में आप क्या लिखने जा रहे हैं, व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। यानी आप लिखना चाहते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है। क्वेश्चन ये है, यानी अगला पैरा ये है, तो आप लिखते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये है टॉपिक सेंटेंस।
आगे क्या लिखना है, आगे आपने ये करना है कि आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि किस तरह इफेक्ट है उसका पॉजिटिव। यानी वो एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र्स साइंस प्रोड्यूस कर रही है टेक्नोलॉजी, पेस्टिसाइड्स हैं और नई टेक्नोलॉजी आ रही है, सॉइल की आप वो करा सकते हैं, लेबॉरेटरी करवा सकते हैं कि क्या उसकी अपना उसका स्ट्रक्चर क्या है उसका। तो आपने सारी सिर्फ उसको आपने साइंस का इम्पैक्ट डिस्कस करना है एग्रीकल्चर के ऊपर। अब आपने इसमें कोई और चीज़ नहीं लानी, आपने सिर्फ इसी को डिस्कस करना है। अच्छा, आपने एग्रीकल्चर को ख़त्म कर दिया ना जी, इस टॉपिक को ख़त्म कर दिया। अगला पैरा लिखना है आपने, द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन मेडिसिन। तो फिर आप यहाँ से एग्रीकल्चर को छोड़ के फिर आप मेडिसिन पे आ जाएंगे। आप लिखेंगे द साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ ग्रेटली बेनिफिटेड, नहीं, द मेडिसिन डिपार्टमेंट हैज़ ग्रेटली बेनिफिटेड फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब आपने आगे लिखना है सारे का सारा मेडिसिन के ऊपर कि क्या एंटीबायोटिक अपना डिस्कवर हुई हैं, बाकी चीज़ें डिस्कवर हुई हैं। तो आपने यानी टॉपिक सेंटेंस ये होता है कि हर पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस होता है, ये अगेन बड़ा टेक्निकल है इंग्लिश का, ठीक है ना जी, तो वो टॉपिक सेंटेंस होता है। इसी तरह आपने थीसिस स्टेटमेंट का है, थीसिस स्टेटमेंट जो आपका इंट्रोडक्शन होता है ऐसे का, उस इंट्रोडक्शन के अंदर आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना होता है। यानी आपको ये कहते हैं कि जिसमें कह लें कि यानी क्लाइमेट चेंज में आगे जो ग्लोबल वार्मिंग को ले लेते हैं, ग्लोबल वार्मिंग इज़ सीरियसली डैमेजिंग एनवायरनमेंट इन पाकिस्तान, ठीक है ना जी। ये है आपका ऐसे का टॉपिक। आपने इस पर क्या कहते हैं, थीसिस स्टेटमेंट ये है कि आप इसे इत्तेफाक करते हैं या इख्तलाफ करते हैं। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये देना है, उस पर आप लिखते हैं कि यस अपना यस या नो किस अपना ग्लोबल वार्मिंग इज़ ग्रेटली डैमेजिंग द सिचुएशन ऑफ एनवायरनमेंट इन पाकिस्तान। ये आपका क्या होगा, थीसिस स्टेटमेंट होगा। ये मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, यानी आपने आपका व्यू पॉइंट अगले ऐसे में क्या होगा, आप इस टॉपिक से इख्तलाफ करते हैं या इत्तेफाक करते हैं। बेसिकली दिस इज कॉल्ड थीसिस स्टेटमेंट। नॉर्मली वो ये होता है कि इंट्रोडक्टरी पैरा जो है ना पहला आपका, उसका जो आखिरी सेंटेंस होता है वो थीसिस स्टेटमेंट होता है। द लास्ट सेंटेंस ऑफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ नॉर्मली वो थीसिस स्टेटमेंट होता है। पहले आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं 4 लाइन्स में, 6 लाइन्स में, और जो आखिरी सेंटेंस होता है वो आपका होता है थीसिस स्टेटमेंट। आप उसमें लिखते हैं कि द ग्लोबल वार्मिंग इज़ ए सीरियस चैलेंज फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तान हैव टू डू समथिंग टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, अदरवाइज क्या क्या नुकसान होंगे, जिस तरह आप लिखना चाहें उसको। यानी जो लास्ट सेंटेंस है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का वो होता है थीसिस स्टेटमेंट। नहीं, टॉप पे नहीं, नॉर्मली वो ये होता है कि आपका लास्ट सेंटेंस होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का। आप पहले 3, 4, 5 सेंटेंसेस में आप उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि व्हाट द टॉपिक इज़ ऑल अबाउट, व्हाट द टॉपिक इज़ ऑल अबाउट एंड हाउ दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट। पहले 4-6 सेंटेंसेस में आपको ये लिखना पड़ेगा ये टॉपिक है क्या, ठीक है ना जी। अब मिसाल के तौर पे एक सवाल आ जाता है कॉलोनियल मेंटालिटी के ऊपर, ये पिछले साल गलबन आया हुआ था कि कॉलोनियल मेंटालिटी इज़ डैमेजिंग द, या कॉलोनियल मेंटालिटी हैज़ ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना। तो आप पहले 3-4 सेंटेंसेस में लिखेंगे कॉलोनियल मेंटालिटी है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और ये कैसे डैमेज कर रही है। आखिरी आपका जो सेंटेंस होगा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में वो होगा टॉपिक थीसिस स्टेटमेंट होगी आपकी, कि आप इसे इत्तेफाक करते हैं या इख्तलाफ करते हैं। बेसिकली उसका पर्पज़ ये होता है और आपने आगे उसी चीज़ को जस्टिफाई करना होता है, आपने साबित करना होता है जो थीसिस स्टेटमेंट में आपने बयान किया हुआ है। तो ये ज़रा टेक्निकल सवाल है, मेरे ख्याल आप लोग काफ़ी सारे लोग स्टेज पे नहीं आए होंगे, एनी हाउ। तो क्या नहीं, बफर स्टेटमेंट डिफरेंट होती है। वो ये होती है कि जब आप एक पैरे से दूसरे पैरे पे शिफ्ट हो रहे होते हैं, बीच में आप एक सेंटेंस लिखते हैं, वो बफर होती है। थीसिस स्टेटमेंट डिफरेंट होता है।